जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सारी चीज़ें जो है जान ली थी। अब आज उसके आगे चलेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं, मौलिक अधिकार वो कितने बताए गए हैं? 6, ठीक है। पहले 7 थे, अब 6 हैं, ठीक। एक जो मौलिक अधिकार है हमारा संपत्ति का अधिकार, उसको हटा करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो बीच के वीडियो में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि उसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के संबंध में, मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को ध्यान दीजिएगा, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, लेकिन किसके संबंध में? मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत जो है 4 चीज़ें आते हैं। राज्य के अंतर्गत सबसे पहले आता है हमारा संसद, ठीक है। संसद के जैसा आप लोग जानते हैं 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। फिर उसके बाद आता है राज्यों के विधानमंडल। विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधान सभा। उसके बाद आता है हमारा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन क्या है भैया? स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतें आ जाएंगी और नगर पालिका आ जाएगा, हमारा नगर पंचायत आ जाएगा। ये सब स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है हमारा प्राधिकारी। प्राधिकारी क्या होता है? राज्य में जो भी राज्य से संबंधित सरकारी कर्मचारी हैं वो जो है प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्यों को परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत जो है संसद आता है, विधानमंडल आता है, स्थानीय स्वशासन आता है, प्राधिकारी आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 के बाद होता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करने की विधि का वर्णन है। किसका है? अल्पीकरण करने की विधि का वर्णन किया गया है। अल्पीकरण क्या है? अल्पीकरण का मतलब ये होता है हमारे जो मूल अधिकार हैं उनमें जो है क्या परिवर्तन हो सकते हैं, ये संरक्षक हमारा बताएगा, ठीक है। संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इनको ये अधिकार दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। हमारा संविधान ने अधिकार दिया है कि जो मूल संविधान हैं और जो संविधान बनने से पहले जो हमारे अधिकार हैं वो सुसंगत रूप से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो इनका वर्णन किस में किया गया है? अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के अल्पीकरण करने की विधि का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाएंगे अनुच्छेद 14 पे। अनुच्छेद नंबर 14 पे आ जाएंगे। अब अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक ये जो है बताता है समता का अधिकार। क्या बताता है? समता का अधिकार। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 हैं। तो 6 में सबसे पहला अधिकार क्या है हमारा? समता का अधिकार, 14 से लेकर के 18 तक। अब अनुच्छेद 14 में चलते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है। विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी
संविधान में जो भी नियम और कानून बताए गए हैं वो नियम और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी प्रकार का प्राणी हो, वो केवल और केवल समता का अधिकार का भावी हक वो पाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में इतना समझो कि विधि के समक्ष समता का अधिकार अर्थात कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, कानून सबके लिए बराबर है। अब अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग एवं वंश, जाति धर्म लिंग वंश को जो है समता का अधिकार दिया गया है, समता का अधिकार दिया गया है। यानी कि किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी वंश का हो, लेकिन उसको जो है मतलब समान रूप से देखा जाएगा। जितने भी नियम कानून बने हैं सब के लिए बने हैं। ये नहीं कि अगर कोई अन्य जाति का है तो उसको बढ़िया जो नियम है उससे अलग दिया जाएगा अधिकार, जो अन्य जाति के हैं, नीचे जाति के हैं, उनको जो है अलग नियम कानून लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है, भारतीय संविधान में सबको जो है बराबर रूप से देखा जाता है। और ये समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन किया गया है। सभी को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी वंश का हो, सबको जो है समान रूप से अधिकार मिलेंगे और दिया गया है। ठीक है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता का आशय क्या है? इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार जो है जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं उसमें सबको समान रूप से सेवा प्रदान करेगी। अर्थात ये अधिकार है हमारा कि जितनी भी राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी सरकारी नौकरी निकलती हैं उनमें हम जो है अपना अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसका वर्णन लोक नियोजन में अवसर की समानता के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 16 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया है जितने भी हमारे जो अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत जो है वो कर दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किसमें बताया गया? अनुच्छेद 17 में बताया गया है। यानी जो छूत अछूत की भावना थी समाज में उसकी समाप्ति कर दी गई है। ठीक है, इसको जो है चाहे अब जो भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छूत हो, चाहे जिस प्रकार का व्यक्ति हो, सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त होगा। जो भी संविधान में कानून है वो समान रूप से सबके ऊपर लागू होगा। ठीक, ये अनुच्छेद 17 कहता है हमारा। अब अनुच्छेद 18 बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत कैसे भैया? इसमें केवल सेना को और विधि द्वारा जो उपाधि दी गई हैं इनको छोड़ करके, सेना को और विधि द्वारा जो उपाधि दी गई हैं इनको छोड़ करके बाकी जितनी भी उपाधियां हैं उन सब का अंत कर दिया गया है। ठीक है, सेना में जैसे आ जाएगा हमारा जनरल, ब्रिगेडियर, मेजर, इन सब की उपाधि वो लगा सकता है। विधि द्वारा जैसे कोई राष्ट्रपति किसी को सम्मान करता है, सम्मान देता है, उपाधि देता है, तो वो अपना उपाधि लगा सकता है। ठीक है, ये उपाधियों के सिवाय और कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं लगा सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 18 में किया गया है और उपाधियों का अंत इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो आज का प्रश्न है। प्रश्न ये है, आपको बताना है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार था, अब उसको किस संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है और किस भाग में, किस अनुच्छेद में कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा
कानूनी अधिकार बना दिया गया है और किस भाग और किस अनुच्छेद में उसका परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर जो है आपको कमेंट में बताना है। आगे चलते हैं। ये जितने भी हमारे समता का जो अधिकार है, समता का जो अधिकार है, ठीक, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक ये समता का अधिकार है। क्या है भैया? समता का अधिकार है। इनको एक सूत्र द्वारा हम समझ लेंगे। सूत्र क्या है? विधि जाति लोक सब एक समान, सब एक समान, छूत अछूत उपाधि का अंत, छूत अछूत उपाधि का अंत। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे कैसे सूत्र में समझेंगे, याद करने का ये ट्रिक होता है। कैसे ट्रिक? विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि से विधि के समक्ष समता का अधिकार, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 में। किसमें किया गया है? 14 में। जाति, धर्म, लिंग और वंश के समक्ष समता का अधिकार किसमें किया गया है? अनुच्छेद 15 में। तो ये जाति से हो जाएगा, ठीक, ये विधि से हो जाएगा। अब लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन किसमें किया गया है? 16 में किया गया है। ठीक है, अब ये उसी प्रकार रहने दीजिए। ठीक, छूत अछूत, छूत अछूत का मतलब होता है छूत अछूत का अंत कर दिया गया है, अर्थात अस्पृश्यता का अंत किसमें किया गया है? 17 में, अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत किसमें किया गया है? अनुच्छेद 18 में किया गया है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।